अच्छा, जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इससे अबव जितने पेजेस हैं उसमें डिफरेंशिएशन से रेलेवेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि आप लोगों को आती है तो एक दफ़ा उसको देख लेना तो शुरू कर देना। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा मेन चैप्टर है, हम इसलिए उस पर आते हैं, डायरेक्ट उसे स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक्स वर्ड जहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, काइनेटिक्स स्टैंड्स फॉर रेट। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन का रेट। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है और वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो हमारे पास जिस तरह अभी हमने देखा, हमारे पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या आपको बताती है? तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि अगर रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं, वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। ठीक है, कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स देती है। फिर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है या एक रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम देता है। ठीक है, फिर वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, कितनी देर में उससे लैब में मुझे लगाना पड़ेगा और वो कितनी देर में मुझे मुझे फाइनल प्रोडक्ट मेरी दे देगा, तो वो मुझे बताती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आया? बस मुझे आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लीज यस और नो में जवाब दिया करो जब पूछूं मैं। इट मीन्स मैं समझू नहीं समझ आया। रिपीट कर मैम आई दीजिएगा है जरा। समझ। मैंने आपसे ये कहा है, क्लास के अभी हमने चैप्टर्स के नेम देखे, उसमें था केमिकल काइनेटिक्स, फिर था केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिर था केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ मैं आपको तीनों का मेन पर्पस बता रही हूँ कि तीनों तीनों को स्टडी करने का क्या मकसद होता है, और तीनों ये जो ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से हो जाएगा या उसे करवाना पड़ेगा, उससे मुझे एनर्जी दे के करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे जो आपके पास इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो क्या इंफॉर्मेशन देती है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, या वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। पूरा रिएक्शन एक डायरेक्शन में होगा, कंप्लीट प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी, जितना रिएक्टेंट था सारा का सारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन केमिकल इक्विलिब्रियम देती है। केमिकल काइनेटिक्स अब क्या बताती है? तो केमिकल काइनेटिक्स मुझे रेट बताती है कि कितनी स्पीड रिएक्शन की है, कितने टाइम में मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कितना रेट है मेरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। जितना मेरा रेट ज्यादा होगा, मीन उतना मेरा जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मुझे कम जो है वो टाइम वेट करना पड़ेगा और मेरी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये मुझे केमिकल काइनेटिक्स बताती है। तो काइनेटिक का वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है, इट मीन्स रेट। ठीक है, स्पीड, जो आप काइनेटिक मोशन की बात करते हो तो स्पीड, तो यहाँ पे भी स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जितनी स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी, उतनी ही केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा होगी, उतना ही रिस्पेक्टिव रेट ज्यादा होगा। सो केमिकल काइनेटिक्स डील विद द फॉलोइंग, जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं उनसे डील करती है, जिसमें आपके पास है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपका रेट क्या है, स्लो है, फास्ट है, किस तरह का रेट है आपके रिएक्शन का, वो आपको बताएगी। देन फिर आपके उस रिएक्शन के रेट को आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो है वो को रिलेट करें या उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर का आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रेशर को चेंज अगर हम करें तो क्या हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में, सॉल्वेंट चेंज करने से क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स बताती है।
फिर आपको केमिकल काइनेटिक्स जो थर्ड इंफॉर्मेशन देती है वो है द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन जो है वो किस रूट से हो रहा है, उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट्स क्या है, उसमें कितने कितने स्टेप रिएक्शन है वो, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, तो ये सारी स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। तो इससे एक चीज आपको पता चल रही है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पहला स्टेप है कि पहले पता होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद मुझे काइनेटिक्स का पता चलेगा जब मैं रिएक्शन लगाऊंगी, ठीक है। रिएक्शन लगाने के बाद मैं अब उसका रेट चेक करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, एक ही रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे लगाऊंगी, उसी रिएक्शन को मैं एट हाई टेम्परेचर लगा के देखूंगी, फिर मैं देखूंगी कौन सा रिएक्शन जो है वो मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कौन सा रिएक्शन मुझे जल्दी प्रोडक्ट दे देता है। इट मीन्स वहां से मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट पता चल जाएगा। इसी तरह एक रिएक्शन में एट लो कंसंट्रेशन लगाऊंगी, एक रिएक्शन में एट हाई कंसंट्रेशन लगाऊंगी, और फिर मैं रेट फाइंड आउट करूंगी कि रेट में कोई चेंज आया या नहीं आया। इसी तरह अगर एक रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हमने लगाया तो दूसरा रिएक्शन हम विद कैटलिस्ट लगाएंगे, और फिर हम रिलेटिव स्टडी करके देखेंगे कि क्या जिसमें मैंने कैटलिस्ट यूज किया उसका रेट जो है वो एनहांस हुआ है या नहीं हुआ। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। यस। अच्छा, आ जाते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि काइनेटिक जिस तरह आप स्पीड से रिलेट करते हो, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीड है विद विच द रिएक्शन आपके पास जो है वो प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका रेट ज़्यादा, इट मीन्स जो स्पीड है रिएक्शन की वो ज़्यादा है। स्पीड का मतलब है, यहाँ पे स्पीड से मुराद है कि आपका रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये उसकी स्पीड है, और ये स्पीड की मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या है, रेट, ठीक है। तो चेंज इन और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब हमारे पास इन केस ऑफ केमिस्ट्री हम लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, कि रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी। तो इट मीन्स के रेट केमिकल रिएक्शन को मेजर करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन को पता होना चाहिए। उस कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं मेजर करूं तो वो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आता है। यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है कि एक रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हो, सिर्फ एक एरो हेड होता है उस केस में। इट मींस कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड में नहीं, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जितना रिएक्टेंट होगा सारे का सारा ही प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कि जैसे मैंने रिएक्शन लगाया, रिएक्शन के स्टार्ट में सारा का सारा मेरे पास रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। जैसे मैं रिएक्शन लगाती हूँ तो मेरा रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है। जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो खुद कम होता जाएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ हम कंसंट्रेशन ये करते हैं, तो इट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इन टर्म्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके रेट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेट सेम ही रहेगा, बट जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसीलिए हम क्लास, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं विदाउट रोल नंबर, तो आप लोग अपने नेम के साथ जब मीटिंग ज्वाइन करते हो ना तो रोल नंबर साथ लिख लिया करो, ठीक है। उसका ये फायदा होता है कि अटेंडेंस लगाने में इजी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम रेट को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जबकि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है।
तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया। तो ये साइन कन्वेंशन अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसलिए उसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। बट अगर हम दोनों से फाइंड आउट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों केसेस में सेम ही आएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैंने एक पॉइंट कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करो या इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, आंसर सेम ही आएगा। तो क्या कोई आप में से बता सकता है कि उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि मैम ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो टोटल का टोटल जो है वो सारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो सेम आएगा, लेकिन साइन होंगे वो डिक्रीज, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के माइनस में होगा और प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन जो है। ठीक है, गुड। और इसका एक और एक्सप्लेनेशन देखो ये है कि जैसा अभी आपने कहा कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्सिबल है, तो इट मीन जितना रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा उसने कहीं और तो जाना नहीं है, सिर्फ किसमें जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। तो जितनी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में आएगी उतनी ही इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में आएगी। इसी तरह है कि एक साइड पे लेवल जितना कम होगा उतना ही दूसरी साइड पे लेवल एलिवेट करेगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे इक्वल है, एक साइड पे उतना ही डिक्रीज आ रहा है, एक साइड पे उतना ही वैल्यू से इंक्रीज आ रहा है, तो इसलिए आपके पास जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। जब हमने रेट लिखा है तो हमने जो आपके पास रिएक्टेंट है हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आप कंसंट्रेशन को रिपोर्ट करते हो तो कंसंट्रेशन लिखने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन में ये करनी है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बी किसको डिनोट कर रहा है, तो वो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है, डेरिवेटिव ऑफ रिएक्टेंट ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम फाइंड आउट करें, इसलिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का मतलब है कि हम स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमें बहुत स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमें डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लेना पड़ेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो कोई चेंज नहीं आएगा रेट लिखने में। उसी तरीके से आप रेट लिख सकते हो कि अगर रिएक्टेंट ए है और बी है, ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी एंड डी बना रहे हैं, तो रेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए किस तरह लिखा जाएगा, उसी तरीके से डिफरेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इसी तरह अगर रेट इन विद रिस्पेक्ट टू आपके रिएक्टेंट बी के लिहाज से लिखो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट आपने रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन यहाँ रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और प्रोडक्ट के केस में उसी तरीके से आप कंसंट्रेशन उनकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन लोगे विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए, इस रिएक्शन में हमने नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 माने हुए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट ए भी 1 मोल है, रिएक्टेंट बी भी 1 मोल है, और वो प्रोडक्ट आपको 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी दे रहे हैं। बट अगर इक्वेशन आपके पास इस तरह आ जाए कि उसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हो, तो उस केस में अब आप क्या करोगे? उस केस में क्लास आपके पास अगर तो कोफिशिएंट जो है आपकी इक्वेशन में वो अदर देन यूनिटी यानी 1 के अलावा कुछ भी है, तो उनको आप जो है वो किस तरह लिखोगे कि जिस तरह यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए है तो उसको आप इस तरह लिखोगे 1/a। ठीक है। तो रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मोल को आप उससे पहले लिख दोगे 1/a। अगर रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं तो उनको आप 1/b की फॉर्म में लिख दोगे। इसी तरह ये आपके पास जो रिएक्टेंट सी के नंबर ऑफ मोल हैं तो वो 1/c हो जाएंगे, और रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल आपके पास 1/b हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैम ये जो यस कोएफिशिएंट्स हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। हाँ जी।
जी क्लास, ये नंबर ऑफ मोल है और जो अबव इक्वेशन है आपके पास उसमें 1 मोल कंसिडर किए ना हमने, ठीक है। तो जो 1 है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो अदर देन 1 है, तो इट मींस कि अगर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल है तो फिर आप उसको इस तरह लिखोगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का वो क्या होगा। तो यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको ले लेते हैं डिफरेंशियल ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो सी है मैंने आपको अभी बताया जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू N ओवर V, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल एंड V इज द वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल यानी N का जो यूनिट है वो है मोल और वॉल्यूम का यूनिट है dm क्यूब। तो ये आपके पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। गुड, ठीक है। तो अब ये इट मींस कंसंट्रेशन का यूनिट मुझे पता चल गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम हमेशा हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हैं। अगर आप टाइम को सेकंड की बजाय मिनट्स में मेजर करोगे, आवर्स में मेजर करोगे, डेज में, तो फिर उस लिहाज से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके यूनिट भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप सेकंड के लिहाज से मेजर करोगे तो वो पर सेकंड रहेगा, अगर आप मिनट के लिहाज से मेजर करोगे तो वो पर मिनट, इसी तरह जितने भी जिस भी यूनिट में आप टाइम दे रहे हो, ठीक है। अब आ यस जाते मैम। हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे हमने कहा कि वो एक चेंजिंग पैरामीटर है कि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ चेंज होता जाता है। रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती जा रही है, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। और शुरू में रिएक्शन के स्टार्ट में आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है। उसका रीजन क्या है कि देखो, एक हम जो है वो फिनोमेना पढ़ते हैं कि अगर हम एक जगह ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो, एक बीकर हो और उसके दरमियान में अगर पार्टीशन है और एक साइड पे हमारे पास कोई गैस है, गैसियस सिस्टम है वो इनक्लोज है, और दूसरी साइड जो है हमारे पास उस सिलेंडर की या बीकर की वो एम्प्टी है, और उन दोनों के दरमियान में जो पार्टीशन है उसमें हमने कोई होल क्रिएट कर दिया है। तो एक जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस ज्यादा है और एक जगह प्रेशर बिल्कुल जो है वो आप कंसिडर कर लो बहुत कम है। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर या हाई जो कंसंट्रेशन है वहां से मूव करके वो लो प्रेशर एरिया वाली साइड पे जाना शुरू कर देंगे, और उनका जो मूवमेंट का रेट है वो ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस पहले ज्यादा है। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक वो पॉइंट आएगा कि दोनों जगह पे प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा, और ये वो पॉइंट होगा जो कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे जाके जो मूवमेंट है वो उतनी फास्ट नहीं रहेगी, वो स्लो हो जाएगी। इसी इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने रेट ऑफ रिएक्शन पे लगाएं, तो चूंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उस केस में हमारा जो रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस है कि एक जगह ज्यादा वैल्यू है, एक जगह जीरो वैल्यू है। तो अब क्या होगा कि स्टार्ट में रिएक्शन तेजी से होगा क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, वो ज्यादा कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है। कुलियन ज्यादा होगी तो जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा कि प्रोडक्ट भी बननी स्टार्ट हो गई है और रिएक्टेंट भी कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अब रिएक्टेंट जो है उसकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी स्पीड, ज्यादा स्पीड से वो पहले प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। रीजन क्या है कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं। तो उतना ही जो है वो उसकी कुलियन आपस में नहीं होती, और कुलियन ना होने की वजह से रिएक्शन हमारे पास उतनी स्पीड से नहीं हो पाता। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब अगर आपने कोई रिएक्शन लगाया है लैब में और आपसे कहा जाए कि आफ्टर 5 मिनट्स इस रिएक्शन को आपने मेजर करना है, इसका रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम तो मुझे पता है, मुझे कंसंट्रेशन उस 5 मिनट के बाद जो है वो पता होनी चाहिए। और उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के भी आगे डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आप एफएससी में आई होप आपने किए होंगे, टाइट्रेशन मेथड्स होते हैं,
ठीक है, तो उससे मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टाइट्रेशन है। तो अगर आप टाइट्रेशन से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो और उसको टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको रेट का पता चल जाता है। तो किसी भी टाइम पे अगर आपको कहा जाए कि रेट फाइंड आउट करो किसी केमिकल रिएक्शन का, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और देन फिर हमारे पास आ जाता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किसी दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना है, तो उस केस में फिर आप एवरेज फाइंड आउट करोगे, और वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो उसको आप डिनोट करोगे इस तरह कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज ऑफ टाइम, वो डेल्टा से आप रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि दो स्पेसिफिक इंटरवल के इन बिटवीन कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब इन एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का आपस में क्या रिलेशन है, कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके आपका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो इक्वल होता है सिर्फ एक किसी टाइम पे जाके। ठीक है, वो रिएक्शन का कोई भी टाइम हो लेकिन वो किसी एक मोमेंट पे जाके ये दोनों रेट इक्वल होंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी टाइम इंटरवल हैं उसमें ये दोनों रेट इक्वल नहीं होंगे। एट द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे आपका इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा एवरेज रेट से हाई होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो एवरेज रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट वो एक दूसरे के इक्वल आना कब शुरू हो जाते हैं, जब आपका टाइम इंटरवल जो है वो जीरो पे अप्रोच करना शुरू हो जाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल जीरो में अप्रोच करना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि जब अभी आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अप्रोचेस टू जीरो तभी है जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर लोगे, तो कभी भी टाइम जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रिएक्शन के स्टार्ट करने के बाद आपका टाइम बढ़ेगा। ठीक है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो उस सूरत में आपका टाइम इंटरवल जो है वो अप्रोच है जीरो के। तो इट मींस एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट जो है वो एट द स्टार्ट पे इक्वल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता जाता है तो ये जो आपके इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट हैं वो इक्वल नहीं रह पाते। ये समझ आ गया? मैम स्टार्ट में तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करता ना। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन से मुराद ये है ना कि टाइम अप्रोचेस, टाइम इज नॉट जीरो, टाइम इज अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, मतलब टाइम इज नॉट जीरो का मतलब ये नहीं है कि आपने जब रिएक्शन नहीं लगाया। ठीक है, टाइम जीरो का मतलब ये है, आप इस तरह कंसिडर करो कि अगर मैंने रिएक्शन लगाया है और उसके बाद वाला जो इंस्टेंट आता है, तो उस इंस्टेंट पे वो कह रहा है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो इक्वल होंगे, लेकिन उसके बाद जो इंस्टेंट आएगा उस पर इंस्टेंटेनियस रेट हाई होगा और एवरेज रेट जो है वो लो होगा। मतलब ये बहुत थोड़ा इंटरवल है। ठीक है, ये सिर्फ एक इंस्टेंट का मोमेंट है, बाकी तमाम जो टाइम इंटरवल होंगे उस पर कभी भी इक्वल नहीं होंगे आपस में। समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, उसके बाद क्लास आपके पास आ जाता है रेट लॉ। अब जो रेट लॉ है आपके पास वो किस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम देखें तो जो रेट है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वो रेट डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। इट मींस के रेट और कंसंट्रेशन का आपस में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, और रेट हम फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और वो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका होता है, वो रिएक्टेंट का हो सकता है, वो प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, अगर वो ये कह रहा है कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हो तो उस सूरत में जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है और वो हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में तो हमारा रेट हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको कैसे अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें या तो वो कैसे लिख सकते हैं, सपोज ये दो रिएक्टेंट हैं,
और ये प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आपके पास, रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास है, सॉरी रिएक्टेंट है ए एंड बी और प्रोडक्ट आपके पास है पी। टाइम 0 पे आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है वो ए है सपोज, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी आपके पास बी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास है 0। एट टाइम टी पे जाके आपके पास, टाइम टी का मतलब है कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है किसी टाइम इंस्टेंट पे, तो उसकी आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। और एक टाइम वो आएगा जब आपका रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हम वो वाला पॉइंट नहीं मैयर करते जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम वो दरमियान में कोई इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर रहे हैं जब आपका रिएक्शन अभी प्रोसीड कर रहा है। तो इट मीन्स ये वो टाइम टी है जिसमें अभी आपका सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, बट प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनना शुरू हो गई है, ठीक है। यानी ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है, बट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आया है, ठीक है। इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे, इस टाइम इंटरवल पे मैं रेट को लिखना चाहूँ तो रेट में कैसे लिख सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से लिख सकती हूँ, या इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से लिख सकती हूँ। अब जो आसान हमारे पास मेथड होता है या जो मोस्टली यूज मेथड होता है वो होता है रेट हमेशा मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इजी रहता है। तो अगर हम यहाँ पे रेट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी के लिहाज से देखें तो पी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स, तो डी एक्स यानी रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, जो कि रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी क्या है, डी एक्स, यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स, जो कि एक्स उसकी कंसंट्रेशन है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अगर देखें तो वो डिपेंडेंट है या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the product of concentration of reactant A into the product into the जो आपके पास concentration of reactant B है raised to power 2। अब 2 क्यों है, 2 इसलिए है नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 उसके। ठीक है गुड, जो आपकी कोफिशिएंट होगी वो यहाँ पे आपकी पावर यानी एक्सपोनेंट बन जाएगी। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब आपने खत्म करना तो यहाँ आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो आप के लगा देते हो, तो ये आप जो लिखते हो दिस इज योर रेट लॉ, ठीक है। ये आपका रेट है जिसे आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी एक्स ओवर डी टी को आप आर लिख सकते हो यानी रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वो आपके पास यहाँ पे देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है ये रेट लॉ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, जस्ट कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट लॉ क्या है कि उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को कोरिलेट करते हो विद द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें डिफरेंस समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे देखो ये रेट लॉ लिखा हुआ है दो इसी रिएक्शन के लिए, तो जस्ट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि रेट जो है वो इक्वल होता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन जितने भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएंगे, तो उसने यहाँ पे एक जर्नल एक्सप्रेशन आपको दे दिया है कि स्मॉल m और स्मॉल n आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ मोल हैं, कि जितने भी कोएफिशिएंट होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो यहाँ पे आपके रेडला एक्सप्रेशन में क्या बन जाएंगे, आपकी पावर बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि कुछ रिएक्शंस यहाँ पे गिवन हैं और उन रिएक्शंस के लिए उन्होंने रेट लॉ लिखा है। तो रेट लॉ हर एक रिएक्शन के लिए अगर आप देखो यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है आयोडीन के साथ, 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम रेट लिखें यहाँ पे तो वो रेट सिंपली क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, रिएक्टेंट एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल उसके 1 है, तो यहाँ पे जो आपकी एक्सपोनेंट होगी वो 1 होगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आयोडीन जो है वो रिएक्टेंट बी है हमारे पास, तो उसकी भी कंसंट्रेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी भी
नंबर ऑफ मोल जो चूंकि 1 है तो उसके पावर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सेकेंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है और आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। बट यहाँ पे नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है, तो जब आप रेट लिखोगे तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट था वो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपके एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके बाद वाली जो दो इक्वेशंस हैं इसमें थोड़ा सा देखो, अब जाके बिल्कुल जो फॉर्मूला गिवन है वहां से रेट का एक्सप्रेशन डेविएट कर रहा है कि अगर मैं फॉर्मूला को देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया या रिएक्टेंट जो है वो 2 गिवन है। ठीक है, तो अमोनिया की जो डीकम्पोजिशन हो रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, तो अमोनिया गैस जो मैंने अमोनिया ली है वो 2 नंबर ऑफ मोल्स ली है। तो यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन में 2 आना चाहिए था पावर में, लेकिन क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो एक्सपोनेंट भी 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जब डीकम्पोजिशन है तो वहां पे भी हमने 2 नंबर ऑफ मोल्स को यूज किया, बट यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन में 1 लिखा हुआ है। तो इट मींस कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जिस तरह केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है वो एक स्टेप में नहीं हो रहे होते, बल्कि वो मल्टी स्टेप्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि रेटला एक्सप्रेशन जो है वो आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते। जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हैं वही आपके नंबर ऑफ मोल्स आपके रेटला एक्सप्रेशन में हो। ठीक है, तो इट मींस कि जो आपका रेट का एक्सप्रेशन है वो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ तक समझ आया? मैम लेकिन Yes, हमारे ma'am. पास जो रिएक्टेंट्स है उनका आंसर तो प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा ना, चाहे मल्टीपल स्टेप्स नहीं है, तो फिर तो नंबर ऑफ मोल्स हम लिख सकते हैं इसके वैसे। आगे एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ ना आपको। ठीक है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि यहाँ पे 0 क्यों हो गया, यहाँ पे 1 क्यों हो गया। अच्छा, देन फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे। अभी हमने बात की कि कुछ रिएक्शंस होते हैं सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं, तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं उन्हें हमेशा कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, और जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास मोर देन 1 स्टेप में या मल्टी स्टेप्स में हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को इसी बेसिस पे कह दिया जाता है कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, क्योंकि वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रही। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो डिपेंडेंट होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन यूनिमोलेकुलर है। अगर किसी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे वो रिएक्शन बायमोलेकुलर है। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन ट्रिमोलेकुलर है। इसी तरह पॉलीमोलेकुलर रिएक्शंस भी हमारे पास आते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो आपके पास ब्रोमीन है, इसकी अगर हम देखें ये ब्रोमीन एटमाइजेशन हो रही है, 2 मोल ऑफ ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन एटम में, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है। इसी तरह मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन जो है इसमें भी एक मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है। तो इट मींस मॉलिक्यूलरिटी डिपेंडेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कितना उनका नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, ये आप मॉलिक्यूलरिटी जो है वो रेट का एक्सप्रेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बता सकते हो, भाई इतनी मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ अब ये इसमें क्या मॉलिक्यूलरिटी होगी, बायोमोलेकुलर होगा यूनिमोलेकुलर होगा? बाय। बायोमोलेकुलर होगा। इसी तरह जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है ये भी बायोमोलेकुलर है। इस तरह यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके पास इसी तरीके से टर्मोलेकुलर या पॉलीमोलेकुलर रिएक्शंस भी इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी को तो सिंपल आप रिएक्शन जो है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बता सकते हो। ठीक है, बट जो अब केस है उस केस में जब हमने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है तो क्या जो हमने ये एक्सपोनेंट में पावर लिखी है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो इट मींस ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के